नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेती में जी तोड़ मेहनत करते हैं और अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। देश में फैल रहा है बर्ड फ्लू का कहर। बटन मशरूम उगाएं, कम समय में अच्छा लाभ कमाएं। पहले पूरे विश्व को कोरोना वायरस ने हिला दिया और अब देश में बर्ड फ्लू का कहर जारी है। बर्ड फ्लू के कारण पक्षी काफी तादाद में मर रहे हैं। तो क्या लक्षण हैं बर्ड फ्लू के, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बर्ड फ्लू ने राज्य के 27 जिलों में दस्तक दे दी है। ये बर्ड फ्लू कौवों और अन्य पक्षियों में फैल रहा है, जिसके कारण पक्षी बड़ी तेजी से मर रहे हैं। और यदि किसान भाइयों ये बर्ड फ्लू आपकी मुर्गियों में आ जाए तो आप इन लक्षणों को देखकर इन्हें पहचान सकते हैं, जो इस प्रकार से है। मुर्गियों के सिर, आंख के नीचे, पलक व गले में सूजन, सिर पर उपस्थित कलंगी व गल चर्म में सूजन व बैंगनी रंग का हो जाना, नाक व आंख से पानी आना व छींकना व खांसना, नरम अंडा उत्पादन व अंडा आना बंद होना, टांगों व पंजों पर पिन पाइट खून का जमाव व दस्त। मरे हुए व बीमार पक्षियों को सर्जिकल दस्तानों व मास्क का उपयोग करते हुए छुएं। मरे हुए पक्षियों तथा उनके संपर्क में आई चीजों को उचित रूप से जलाकर नष्ट कर दें। किसान भाइयों, यूं तो हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई अपने खेतों में विभिन्न तरह की फसलों की खेती कर अपनी आजीविका चलाते हैं। इसके साथ ही अगर कोई किसान फसलों के साथ मशरूम की खेती भी करना चाहे तो इससे वे कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। परंतु कैसे करें मशरूम की खेती, आइए जानते हैं डॉक्टर धर्मेश गुप्ता से। मशरूम, जैसा कि आप जानते हैं, मशरूम एक किस्म के फफूंद है जो ज़मीन से ऊपर भी उगती है और ज़मीन के नीचे भी उगती है। वैसे तो हमारी प्रकृति में हज़ारों किस्म की मशरूमें पाई जाती हैं, पर व्यावसायिक तौर पे हम भारतवर्ष में हम कह सकते हैं तो 7-8 किस्म के मशरूम जो है जो हम व्यावसायिक तौर पे लगाते हैं। तो सबसे ज़्यादा योगदान हमारे प्रदेश में बटन मशरूम का ही है। तो इसकी खेती अलग अलग स्टेप्स में की जाती है। तो थोड़ा हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे। तो जो खाद होती है, खाद बनाने की हमारे यहाँ मुख्य रूप से 2 विधियाँ प्रचलित हैं। एक है लंबी विधि और दूसरी है छोटी विधि। जो लंबी विधि है उसमें खाद बनाने में बहुत समय लगता है, 28 से 30 दिन लग जाते हैं खाद बनने में। और जबकि जो छोटी विधि है उसमें हमारे 18 से 20 दिन में जो हमारी खाद तैयार हो जाती है। और दोनों में एक जो फ़र्क है वो ये है कि जो सामग्री है वो भी अलग अलग होती है। जैसे अगर हम छोटी विधि बात करें, क्योंकि ज़्यादा प्रचलित है, तो इसमें हमारी 5 चीज़ें मुख्य रूप से प्रयोग होती हैं। सबसे पहले आपका गेहूं का भूसा, मान लीजिए अगर आप 1000 किलो गेहूं का भूसा लेते हैं तो इसमें आपने 600 किलो जो है आपने चिकन मैन्योर, जिसको मुर्गी की खाद भी बोलते हैं, वो डालनी है। 70 किलो इसमें आपने चोकर डालनी है। 14.5 किलो इसमें यूरिया डालना है और 30 किलो आपने इसमें जिप्सम डालना है। इन 5 चीज़ों से जो है आपकी मशरूम की खाद बनेगी।
फिर आता है कि कैसे आपने खाद बनाना स्टार्ट करना है। खाद जहाँ भी आप खाद बनाते हैं उसको हम कंपोस्ट यार्ड कहते हैं, और ये एक सीमेंटेड सरफेस होता है, पक्का सरफेस होता है जिसके ऊपर छत होती है और चारों तरफ दीवार लगी होती है। तो वहाँ पे हम पूरा भूसा पहले फैला देंगे तोल करके, और फिर उसको गीला करेंगे। मतलब 2-3 दिन का प्रोसेस है ये। फिर उसके बाद चिकन मैन्योर डालेंगे, मुर्गी खाद डालेंगे, इसको भी गीला करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि थोड़ा छोटा ढेर बनाते हैं। पहले तो ढेर काफ़ी बड़ा होता है, फिर छोटा ढेर बनाते हैं। तो जिस दिन हम ये खास साइज का ढेर बनाते हैं उस दिन को हम 0 दिन बोलते हैं। तो 0 दिन में हम आपका जो भी मिश्रण है उसमें यूरिया भी हम इसमें डाल देते हैं। तो ज़्यादातर 5 फुट के करीब हम इसकी हाइट रखते हैं, और चौड़ाई भी 5 फुट के करीब ही रखते हैं। और लंबाई है ये तो आपको डिपेंड करेगी कितना आपका टोटल मिश्रण है, कितना आपने गेहूँ का भूसा लिया है, उससे ऊपर इसकी लंबाई डिपेंड करती है। तो जब आप पहली बार इसको 0 दिन में डालेंगे खाद को, उसके बाद आपने 2-2 दिन के बाद इसमें पलटाई देनी है। जैसे दूसरे दिन आपने पहली पलटाई देनी है, फिर 4 दिन के बाद देनी है, फिर 6 दिन के बाद देनी है, और फिर 8 दिन के बाद देनी है। तो टोटल इस छोटी विधि में आपने 4 पलटाई देनी है। और दूसरी पलटाई के टाइम हम इसमें जिप्सम भी डाल देते हैं। फिर 4 पलटाई के बाद जो है हमने खाद को पास्चराइजेशन चैम्बर, जिसको हम फेज़ 2 भी बोलते हैं, उसमें ले जाते हैं। तो उसमें हम पूरी खाद को अपनी जो फेज़ 1 में हमारी बाहर कंपोस्ट यार्ड में तैयार की होती है उसको हम फेज़ 2 में शिफ्ट कर देते हैं। फेज़ 2 में शिफ्ट करने के बाद हम क्या करते हैं कि कमरे उसमें जो हमारा पास्चराइजेशन चैम्बर्स होता है उसमें 2 दरवाजे होते हैं। तो दोनों दरवाजों को मतलब खाद भरने के बाद हम उसको बंद कर देंगे, और खाद का तापमान जो है हम 58 से 59 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं, और इसको हम 5 से 6 घंटे तक ऐसे मेंटेन बरकरार करके रखते हैं। फिर उसके बाद जो है हम खाद की कंडीशनिंग करते हैं। खाद का तापमान हम 50 से 52 डिग्री ले आते हैं। मशरूम के बीज को स्पान कहते हैं। बीज की गुणवत्ता का उत्पादन पर बहुत असर होता है, इसलिए बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही लेना चाहिए, और बीज 1 माह से अधिक पुराना भी नहीं होना चाहिए। मशरूम का बीज ताजा और अन्य फफूंद से मुक्त होना चाहिए। स्पॉनिंग जो करते हैं हम, जैसे 1 क्विंटल खाद है, 1 क्विंटल खाद में हम 750 ग्राम से लेकर 1 किलो तक बीज डालते हैं, स्पॉन डालते हैं, और उसकी बिजाई करते हैं खाद में। और उसको हर बैग को 8 से 10 किलो के हिसाब से हम हर बैग को फिर भरते हैं। और भरने के बाद जो इन बैग्स को हम, जो हमारे फसल कक्ष होते हैं, क्रॉमिक रूम्स होते हैं, उसमें इसके ऊपर रख देते हैं, शेल्व्स के ऊपर रख देते हैं। फिर उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो आता है इसमें स्पॉन रन का। तो जैसे कि हम इसमें स्पॉनिंग कर देते हैं, उसके बाद हम कमरे का तापमान जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, और जो कमरा है बिल्कुल बंद रखते हैं, उसमें ताज़ी हवा बिल्कुल नहीं आने देते हैं। तो क्या होता है कि 12 से 15 दिनों में हमारा जो बीज है इसमें पूरा फैल जाता है आपकी खाद में, और तो जो खाद है आपको हल्की हल्की सफ़ेद रंग की नज़र आ जाती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, इसमें हमने केसिंग की परत चढ़ाना। तो केसिंग क्या होता है, एक किस्म की ये मिट्टी और सड़े हुए गोबर का मिश्रण होता है बराबर मात्रा में। तो इसको भी हमने पास्चराइज किया होता है मिट्टी को पास्चराइजेशन चैम्बर में, या केमिकल से भी कभी कभी हम ट्रीट कर देते हैं। तो ये ऐसी ट्रीटेड मिट्टी को ही हम केसिंग मिट्टी को इसके ऊपर चढ़ाते हैं। तो इसकी परत जो है हम 4 से 5 सेंटीमीटर चढ़ाएंगे आपके जो स्पॉन रन बैग होते हैं उसके ऊपर। फिर जो है उसके बाद भी हम तापमान को 25 डिग्री रहने देते हैं। फिर 10-12 दिन के बाद जो है आपका जो केस रन भी कंप्लीट हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो केसिंग मिट्टी है उसके ऊपर भी आपकी जो है पूरी जो है इसका माइसीलियम जो है मशरूम का फैल जाता है, और मिट्टी भी आपकी सफ़ेद रंग की आपको नज़र आती है। केसिंग करने के लगभग 10 से 15 दिन बाद से मशरूम निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद उसमें पानी का छिड़काव करते रहें, उसमें नमी की कमी नहीं होने दें, लेकिन पानी का छिड़काव इतना करें कि केसिंग मृदा के नीचे तक पानी नहीं जाए। इस तरह से केसिंग करने के 18 से 20 दिन बाद मशरूम निकलना शुरू हो जाता है। तो फिर जैसे ये तोड़ने के लायक हो जाएंगे तो आप इसको घुमा के आप इसको मशरूम को तोड़ देते हैं, और इसको डंडी का निचला पोर्शन चाकू से काट के आप इसको लिफाफों में पैक कर सके, इसको सील कर सकते हैं। जब भी हम कोई भी फसल लगाते हैं तो मेन होता है हमारा कि कितना हमारा आपको इसमें मुनाफा हो रहा है। तो मशरूम में ज़्यादातर खासकर बटन मशरूम में आपको 2.5 से 3 गुना तक मुनाफा हो जाता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
अपने राज्य में लहसुन की खेती बहुत से किसान भाई करते हैं और इस समय लहसुन की फसल में खरपतवार नियंत्रण, पोषक तत्व प्रबंधन और सिंचाई के अलावा फसल सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तभी फसल की बढ़वार और पैदावार अच्छी होगी। आइए इस विषय पर विस्तार से जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज वर्णवाल से। किसान बंधु, आज हम आपको बताने जा रहे हैं लहसुन में लगने वाले जो भी बीमारी हैं या कीड़े हैं या जो भी हम उसके मैनेजमेंट करेंगे ताकि हमको अधिक से अधिक उपज मिले, इसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। खरपतवार नियंत्रण। बुआई के बाद खेत में कई तरह के खरपतवार उगाते हैं। इस समस्या से बचने के लिए निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे फसल की अच्छी बढ़वार होगी। सिंचाई प्रबंधन। लहसुन में प्रथम सिंचाई बुआई के 1 सप्ताह बाद करें। इसके बाद हल्की सिंचाई आवश्यकता अनुसार समय समय पर करें, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी। लहसुन में खास करके जो बीमारी लगते हैं उसमें बेसल रॉट, व्हाइट रॉट और डाउनी मिल्ड्यू, और इसके अलावा इसमें स्टेम फाइलियम ब्लाइट भी लगता है। तो सबसे पहले हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे बेसल रॉट की ओर। बेसल रॉट वास्तव में इसका जो तना होता है, तना के पास में हरा रंग का भूरा रंग का धब्बा बनता है। धीरे धीरे वो सड़ने लगता है और सड़ करके वो पूरी पत्ती, पूरा पौधा को खराब कर देता है। और इसके अलावा तीसरा जो बीमारी है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू में जनरली देखा जाता है कि उसके मध्य सिरा में जैसे रोगाणु जो कह सकते हैं, जो उसके फंगस होते हैं, उसका अटैक होता है, जिसका ग्रोथ मध्य सिरा की ओर होता है। उसमें डाउनी ग्रोथ होने के कारण से इस बीमारी का नाम डाउनी मिल्ड्यू पड़ा है। सही अर्थ में पूछा जाए, ये तीनों बीमारी का सही सबसे अच्छा इलाज ये है कि सबसे पहले बीज बोने से पहले बीज का बीज उपचार करेंगे। बीज उपचार करने से जो बीज जनित रोग है उसको हम आसानी से रोक सकते हैं। दूसरा, हमारा जो भी वहाँ पर खरपतवार हैं उसको समय के अनुसार निश्चित रूप से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग बोलते भी हैं कि सिंचाई समय समय पर आप सिंचाई करते रहें ताकि पानी का कोई तरह कमी ना हो और पौधा को जो ठंडा से जो बीमारी बढ़ती है उस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा नहीं हो। तो इसीलिए समय अनुसार इसको आपको सिंचाई देना चाहिए। कि अगर रोग का लक्षण दिखाई पड़ता है, चाहे वो बेसल रॉट हो चाहे व्हाइट रॉट हो, उसके केस में हम लोग बोलते हैं नेटिवो नामक दवा, आधा ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके हम छिड़काव करेंगे तो आसानी से ये दोनों बीमारी को रोक सकते हैं। और हम लोग तीसरा जो बीमारी मैंने बताया था डाउनी मिल्ड्यू, इसके लिए हम लोग खास करके डिंडोमिल एमजेड 1.5 ग्राम दवा या 1.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करने पर हम आसानी से डाउनी मिल्ड्यू को रोक सकते हैं। लहसुन को नुकसान करने वाला प्रमुख कीट है रस चूसक थ्रिप्स। यह एक लहसुन का प्रमुख नुकसानदायक कीट है। यह आकार में छोटा होता है। इसके प्रौढ़ पत्तियों का रस चूसते रहते हैं, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 1.5 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें तो इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ कीड़े का भी प्रकोप देखने को मिलता है। कीड़ा में खास करके इसमें एफिड का प्रकोप, जब कुहासा बहुत तेजी से बढ़ता है और अचानक आकाश खुलता है तो उस समय एफिड का प्रकोप बहुत तेजी से होता है। इसके लिए जनरली हम लोग बोलते भी हैं, अगर एफिड का प्रकोप हो तो तुरंत आप उसमें खास करके मिथाइल डिमाटोन 2 ml दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे करेंगे तो आसानी से एफिड को रोका जा सकता है। यही नहीं, इसके अलावा इमिडाक्लोप्रिड भी एक दवा है जिसको 1 ml दवा प्रति 3 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो आसानी से इसको रोका जा सकता है। इसके अलावा कुछ हरे रंग के कीड़े भी दिखाई पड़ते हैं, छोटा छोटा सूक्ष्म, जिसको हम लोग लीफ माइनर बोलते हैं। लीफ माइनर का भी अटैक होने पर निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसमें पौधा का जो प्रकाश से क्रिया है वो बहुत हद तक चेक हो जाता है, जिसके कारण से पौधा जो बढ़वार है ठीक से हो नहीं पाता है और कह सकते हैं कि उपज में भारी कमी आती है। तो उसके केस में भी हम लोग जनरली बोलते हैं मिथाइल डिमाटोन या इमिडाक्लोप्रिड। मिथाइल डिमाटोन जनरली हम लोग बोलते हैं 2 ml दवा प्रति लीटर पानी या इमिडाक्लोप्रिड 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करने पर आसानी से रोका जा सकता है। कि गार्लिक के खेत में
अगर आवश्यकता अनुसार, अभी चूंकि आजकल ठंडा का मौसम आ रहा है, इसलिए आवश्यकता अनुसार उसमें पानी देना चाहिए। इसलिए अगर पानी पटाएंगे तो निश्चित रूप से कुहासा का असर भी नहीं पड़ेगा या कीड़ा का प्रकोप, बीमारी का प्रकोप होगा नहीं। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार उसका घास भी अच्छे तरह से निकाल देना चाहिए। जब घास निकल जाएगा तो निश्चित रूप से कह सकते हैं हमको उपज ज़्यादा मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों का अगर यदि आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से कह सकते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिलेगा। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग कोटा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 1 से 2 दिनों के दौरान हल्की बारिश और परिवर्तनशील आसमान साफ रहने की संभावना है। अगले 1-2 दिनों के दौरान 5 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ उत्तर पूर्वी हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान अगले 1-2 दिनों के दौरान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कोरोना के प्रसार के खतरे को ध्यान में रखते हुए किसानों को मास्क पहनने की सलाह दी जाती है और हाथ को उचित अंतराल पर साबुन से धोना चाहिए और खेत में काम करते समय सामाजिक दूरी बनाए रखना चाहिए। वायुमंडल का तापमान 2 या 3 डिग्री सेल्सियस होते ही चना, धनिया, अलसी, अफीम की फसलों को पाले के प्रकोप से बचाने के लिए 0.1% गंधक के तेजाब का स्प्रे करें। संभावित पाला पड़ने की संभावना को देखते हुए यह स्प्रे करें अथवा हल्की सिंचाई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है अजीतगढ़ जिला सीकर के सुमेर सिंह ने। आपने सहजन के पौधों से अधिक उपज लेने के लिए किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। इसमें खास बात ये होती है कि इसको खेत में लगाने के बाद में मुख्य रूप से फल वाले पौधों में 3 से 4 साल बाद में फल लगता है। सहजन बहुवार्षिक कमजोर तना और छोटी छोटी पत्तियों वाला लगभग 10 मीटर से भी ऊंचा पौधा होता है, जो न सिर्फ उत्पादन ज्यादा देता है बल्कि यह प्रोटीन, लवण, लोहा, विटामिन बी और विटामिन सी से भरपूर है। इसके बाद में लगाने के बाद में हम इसमें शुरुआत में 15 दिन में 2 सिंचाई करते हैं। उसके बाद में इसमें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। अच्छे उत्पादन के लिए सिंचाई करना लाभदायक है। गड्ढों में बीज से अगर प्रवर्धन किया गया है तो बीज के अंकुरण और अच्छी तरह से स्थापन तक नमी का बना रहना आवश्यक है। फूल लगने के समय खेत ज्यादा सूखा या ज्यादा गीला रहने पर फूल के झड़ने की समस्या होती है। इसके बाद में जब पौधा लगभग 70 सेंटीमीटर से 1 मीटर की हाइट का हो जाए तो हम उसको पिंच कर देते हैं, काट देते हैं, जिससे उसमें ब्रांच ज़्यादा से ज़्यादा निकले और उसका फैलाव ज़्यादा हो। क्योंकि इसकी टहनी बहुत नाजुक होती है तो काटाई छटाई नहीं करेंगे तो इसकी ऊपर में बढ़वार ज़्यादा हो जाती है और बाद में टूटने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो पिंच करने या काटने 70 सेंटीमीटर की हाइट पे काटने से अधिक शाखाएं निकलेगी और अधिक फूल और फलियाँ लगेगी। सर्दियों में इसकी हम कटाई छटाई करते हैं। दिसंबर के महीने में हम इसको लगभग 1 से 1.5 मीटर की हाइट पे
इसको काट देते हैं, जिसको हम प्रूनिंग बोलते हैं। और काटने के बाद में फरवरी मार्च के महीने में ये वापस फुटान में आ जाती है और फिर इसमें फ्लावरिंग जून जुलाई में शुरू हो जाती है। जब पौध लगभग 75 सेंटीमीटर का हो जाए तो पौध के ऊपरी भाग की खोटनी कर दें। इससे बगल से शाखाओं को निकलने में आसानी होगी। रोपनी के 3 महीने के बाद 100 ग्राम यूरिया, साथ ही 100 ग्राम सुपर फास्फेट, 50 ग्राम पोटाश प्रति गड्ढा की दर से डालें तथा इसके 3 महीने बाद 100 ग्राम यूरिया प्रति गड्ढा का पुनः व्यवहार करें। इसमें जो मुख्य बीमारी है वो बहुत कम लगती है। इसमें जो लीफ ईटिंग कैटरपिलर, जो पत्तियों को खाने वाला कीड़ा है, उससे बचने के लिए हमें बारिश की ऋतु शुरू होने के बाद में जैसे ही बादल साफ हो, मौसम साफ हो, उस समय हमें इमिडाक्लोपीड का 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में डाल के 1 से 2 छिड़काव करने पर उससे आसानी से बचा जा सकता है। इसके अलावा किसान भाई इसमें नीम से तैयार नीम ऑयल का भी प्रयोग इसमें छिड़काव में ले सकते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो इसमें कोई मुख्य बीमारी और वो ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए किसान भाई इसको कम कीमत में अच्छा मुनाफा कमाने के लिए बहुत अच्छी फसल है। इसका पौधा 4 से 6 मीटर ऊंचा होता है तथा 90 से 100 दिनों में इसमें फूल आता है। जरूरत के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में फल की तुड़ाई करते रहते हैं। पौधे लगाने के लगभग 160 से 170 दिनों में फल तैयार हो जाता है। साल में एक पौधे से 65 से 70 सेंटीमीटर लंबा तथा औसतन 6.3 सेंटीमीटर मोटा 200 से 400 फल या 40 से 50 किलो फल मिलता है। यह काफी गूदेदार होता है तथा पकाने के बाद इसका 70% भाग खाने योग्य होता है। इसके पौध से 4 से 5 वर्षों तक पेड़ी फसल ली जा सकती है। प्रत्येक वर्ष फसल लेने के बाद पौधे को जमीन से 1 मीटर छोड़कर काटना आवश्यक होता है। इसके बाद में इसकी कच्ची फलियों की सब्जी तोड़ सकते हैं और पकी हुई फलियों को भी दाल में और रसम बनाने में उत्तरी भारत में इसको कच्ची फली के रूप में सब्जी बना के खाया जाता है और दक्षिण भारत में इसको दाल में डाल के रसम बना के इनमें डाल के और इसको खाया जाता है। पोषक तत्वों की मात्रा को देखते हुए बहुत ही उपयोगी है। शरीर के बहुत सारी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। फूल की भी इसकी सब्जी बना के खा सकते हैं, पत्तियों की भी सब्जी बना के खा सकते हैं और इसकी जो पुराने पेड़ की जड़ और छाल है उससे त्वचा से संबंधित बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए, बचाव करने के लिए किसान भाई काम में ले सकते हैं। इसके साथ ही तीसरे साल से इसमें जो उत्पादन है वो हमें लगभग 15 से 20 किलो कच्ची फलियाँ, जो टेंडर फलियाँ हैं, वो मिल जाती है और जब बाद में बीज बनने की अवस्था में हमें 3 साल बाद में लगभग 30 से 35 किलो और बीज हमें 500 ग्राम से 600 ग्राम प्रति प्लांट मिल जाता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।